सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ है 2024 में, उसके सभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस। हम ऑलरेडी इसी चैनल पे इस एग्जाम के सभी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके हैं। एक कंप्लीट वीडियो डाला था जिसमें मैंने एक एक क्वेश्चन को बड़े डिटेल में आपको समझाया था। आज सेंटेंस इंप्रूवमेंट है और अगली जो वीडियो हमारी आएगी उसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फिर एक वीडियो के अंदर हम पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट भी करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल भी रहने वाले हैं। ठीक है, सो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। बाकी बस एक बात ऐड करना चाहूँगा मेरे भाई कि इस चैनल पे मैं ऑलरेडी आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट दे चुका हूँ और आगे भी बहुत सॉलिड बहुत ज़बरदस्त कंटेंट हम आपके लिए रेगुलरली लेके आ रहे हैं। तो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए फटाफट से। बहुत कुछ मिलेगा स्ट्रैटेजी से से लेकर और कंटेंट पढ़ाने वाला कंटेंट है वहाँ तक आपका। तो स्ट्रैटेजी मिलेगी, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहेगी इस चैनल पे। साथ ही साथ में आपको इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा आपकी जो अदर चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो गया, फिजिकल मेडिकल वगैरह कैसे होते हैं, सो एवरीथिंग आपको हर एक चीज़ यहीं पे मिल जाएगी। तो आपको इधर-उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फटाफट से एक बार जल्दी से सब्सक्राइब वाला जो बटन है, उसको दबा दीजिए और लाइक शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना। आइए शुरुआत करते हैं मेरे भाई इस क्लास की। सो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये आप लोगों के सामने है। सेंटेंस कुछ इस प्रकार से, ही वॉज द मोस्ट क्लेवरेस्ट मैन आई एवर न्यू। अब देखो वैसे तो एक तरीका ऐसा है, अगर मैं सिर्फ आंसर की बात करूं तो ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि डबल सुपरलेटिव या डबल कंपैरेटिव हम नहीं लगाते। नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक साथ में ईएसटी अगर पहले से लगा रखा है तो सुपरलेटिव है, तो मोस्ट मत लगाओ। ईआर अगर पहले से एडजेक्टिव में है तो मोर मत लगाओ, क्योंकि वो पहले से कंपैरेटिव है। इसका मतलब क्या है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप कहोगे सेकंड ऑप्शन। सो बट मुझे नहीं लगता है कि जस्ट आंसर्स बताना काफ़ी होता है। मुझे लगता है कि आप मेरे इस चैनल पे आए हैं, इसका मतलब है कि आप सीखने के लिए आए हैं। तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इस सेंटेंस में जो भी चीज़ें यूज हुई हैं हर के बारे में बताता हूँ। बहुत आपको हेल्प होगी इस तरीके से पढ़ने से। सेंटेंस की शुरुआत होती है यहाँ से, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है और वॉज आपकी वर्ब है। अगर ये वर्ब है ही वॉज, वो क्या था मेरे भाई, एक मैन। और कैसा मैन, क्लेवर यहां पे लिख रखा है, एक एडजेक्टिव है जो कि। अब इसकी सुपरलेटिव फॉर्म लिख रखी है। देखो जैसे हम वर्ब में बात करते हैं ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जैसे हम नाउन में बात करते हैं, नाउन सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, वैसे ही आपके एडजेक्टिव्स भी कुछ फॉर्म्स होती हैं जिनको हम एक तरीके से कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो एडजेक्टिव्स की डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है, यानी कि तुलना करने की डिग्री। वो कितनी होती है, तो तीन होती है मेरे भाई। एक आपका होता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है जहां पे कंपैरिजन नहीं है। हालांकि जब पॉजिटिव डिग्री को सिमिली में यूज किया जाता है। अब सिमिली क्या होता है, जब हम ऐसा स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, एज फिर एडजेक्टिव और फिर एज, ये सिमिली कहलाता है ये स्ट्रक्चर। जैसे राम इज एज वाइज एज श्याम, महेश इज एज रिच एज रमेश। जो इस टाइप के स्ट्रक्चर हैं तो आप पाओगे कि रिच है या वाइज है, ये एज के बीच में आए हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में होने के बाद भी कहीं ना कहीं ये तुलना की बात करते हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं कि राम और श्याम दोनों बराबर के वाइज हैं, महेश और सुरेश दोनों बराबर के रिच हैं। तो एक तरीके से ये तुलना ही है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव डिग्री के लिए हम एक बेसिक सी बात कह सकते हैं कि एक तरीके से तुलना नहीं होती है, अनलेस एंड अनटिल जब पॉजिटिव डिग्री सिमिली में यूज हो। इसके अलावा दूसरा जो आपका होता है कंपैरेटिव डिग्री। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है इसको हम बेस एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब आप कहोगे सर बेस क्या होता है, जैसे हम वर्ब में पढ़ते हैं ना मेरे भाई कि जो V1 है इसको हम वर्ब की बेस फॉर्म भी कह देते हैं। बेस फॉर्म वो फॉर्म होती है वर्ब की जो कि हम डिक्शनरी में सर्च करते हैं। जैसे डिक्शनरी में अगर आपको जाना वर्ब आपको सर्च करना हो तो आप गो सर्च करते हैं या वेंट या गॉन, तो आप कहोगे सर गो, क्योंकि गो क्या है, बेस फॉर्म है इसकी। ऐसे ही अगर हमें इजेमआर के बारे में डिक्शनरी में देखना है तो हम कौन सी चीज सर्च करेंगे, बी, क्योंकि इजेमआर की बेस फॉर्म क्या है, बी। उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं आपको स्मार्ट के बारे में पढ़ना है तो आप स्मार्ट सर्च करोगे, स्मार्टर या स्मार्टेस्ट, तो आप करोगे स्मार्ट सर्च। तो स्मार्ट बेसिकली क्या है, आपका बेस एडजेक्टिव है। सो बेस फॉर्म्स वो फॉर्म होती हैं जो डिक्शनरी के अंदर लिस्ट करी जाती हैं। गॉट माय पॉइंट। सो बेस एडजेक्टिव होते हैं आपके पॉजिटिव डिग्री वाले। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री को हम तब यूज करते हैं जब दो अलग अलग चीजों की तुलना करते हैं। दो या दो से अधिक चीजों की तुलना करने के लिए भी हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं जब चीजें अलग अलग हों।
अब आप कहोगे सर 2 से अधिक के लिए तो हमने पढ़ा है सुपरलेटिव, लेकिन मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने कहा कि मोहित रवि और रमेश से ज्यादा अमीर है। तो मोहित इज रिचर देन रवि एंड रमेश। तो आप पाओगे देखो 3 लोग थे, लेकिन हमने तो रिचर लिख रखा है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि यहाँ पे ना एक तरफ तो रवि और रमेश है और एक तरफ मोहित अकेला है। इसका मतलब मोहित की तुलना इन लोगों से हुई है। तो तुलना देखा जाए तो 2 ही चीजों के बीच में, एक मोहित, एक तरफ वो दोनों। तो जब इस प्रकार की तुलना होती है कि जब 2 चीजों को अलग अलग रख के देखते हैं, या 2 व्यक्तियों को, वस्तुओं को, या 2 ग्रुप्स को अलग अलग रख के देखते हैं, सो 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 2 वस्तु हो सकती हैं, 2 ग्रुप हो सकते हैं। और ग्रुप आगे इसका मतलब है कि वहां पे लोग एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो ग्रुप 2 होंगे। ठीक है, तब हम क्या लगाते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनती है? अगर एडजेक्टिव्स आपके छोटे हैं, यानी कि वन सिलेबल। अब सिलेबल क्या होता है? सिलेबल का मतलब होता है मेरे भाई जो किसी भी लेटर में स्वर ध्वनियों की संख्या। सामान्यतः 1 सिलेबल और 2 सिलेबल वाले कुछ एडजेक्टिव में ईआर लगा के कंपैरेटिव बनता है और ईएसटी लगा के सुपरलेटिव। जैसे वाइज का वाइजर बना दिया, स्मार्ट का स्मार्टर बना दिया। लेकिन जो ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें 2 से ज्यादा सिलेबल होते हैं सामान्यतः, और ज्यादातर 2 सिलेबल वाले भी, उनमें क्या होता है कि उनमें आपका मोर लगा के कंपैरेटिव बनता है और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव। उसमें ईआर या ईएसटी नहीं लगाते हैं। जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बड़ा एडजेक्टिव है, तो इसमें आपने क्या लिख दिया? मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। तो वाइज और इंटेलिजेंट देखने में मीनिंग सेम लगेगा, लेकिन वाइज का कंपैरेटिव वाइजर, लेकिन इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, सो एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। अब आप कहोगे सर कैसे काउंट करते हैं सिलेबल? तो एक सिंपल तरीका ये होता है कि आप अपना हाथ ऐसे लगाइए, जैसे वाइज एक बार टच करा, एक सिलेबल है। स्मार्ट एक बार टच करा, एक सिलेबल है। तो जैसे जितने भी ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। दूसरा, आप सिंपल शब्द, अगर सिंपल बात कहूं, आपको जो एडजेक्टिव है या जो भी वर्ड का सिलेबल अगर आपको काउंट करना है, आप उस शब्द के अंदर जितनी जगह पे वोवल आए हुए हैं वो काउंट करना है। अगेन मैं कह रहा हूं कि आपको ये नहीं देखना है कि कितने वोवल है, कितनी जगह पे हैं। यानी कि अगर एक जगह पे 2 वोवल आ रखे हैं तो उसको एक काउंट करेंगे, और लास्ट का ई काउंट नहीं करना, उतने ही सिलेबल आपके हो जाते हैं। बाकी डिटेल में ये मैंने एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा रखा है। इंग्लिश वीओडी बैच लेके आप चेकआउट कर सकते हैं। एडजेक्टिव बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं मैं चैप्टर, क्योंकि अगर आप पिछले 4 साल में फ्रीक्वेंसी देखोगे ना क्वेश्चन की, तो एडजेक्टिव वो चैप्टर है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है आजकल। तो बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, तो आप वीओडी बैच देख के उसमें चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए ऑफर बाकी रह गया है, लास्ट डे आज ऑफर का। तो अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो 499 में आज आपको बैच मिल सकता है। ठीक है, आज यानी कि 3 जनवरी 2025। ठीक है, तो आज बात करेंगे आगे की। अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए। अब देखो इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या समझ आया कि या तो ईआर लगाना है या आपको मोर मोस्ट लगाना है, दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। अब देखो यहाँ पे ईएसटी लगा दिया और यहाँ पे मोस्ट भी लगा दिया, तो ये तो गलत हो गया। अब क्लेवर के साथ में आपको देखना चाहिए कायदे से कि आपको क्या लिखना चाहिए। देखो यहाँ पे ईआर लगा रखा है, मोस्ट लगा रखा है, ये तो सेंस ही नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो मोर लगा रखा है और क्लेवर लिख रखा है। अब आप कहोगे सर मोर क्लेवर क्यों नहीं लिख सकते? लेकिन एक बार समझना, कंपैरेटिव के लिए मैंने बताया था कि जब 2 चीजों की अलग अलग तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। सुपरलेटिव कब आती है? जब 2 से अधिक लोग हों और उनमें से किसी एक का सिलेक्शन करना हो, किसी एक को चूज करना हो, तो ऐसे केस में हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। लाइक मैंने कहा ये क्लास है, इसमें 10 लोग बैठे हैं, मैंने कहा इस पूरे क्लास में राधिका सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, राधिका इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन दिस क्लास, यानी उस पूरी क्लास में से एक व्यक्ति को चूज कर लिया। सो जब हम पिक एंड चूज करते हैं किसी को, तो ऐसे केस में क्या लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। मैं अगर ये कहूं आपसे कि आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूं उनमें राधिका सबसे ब्यूटीफुल है, मैं अब तक जीवन में कितने लोगों से मिला हूं? बहुत। उनमें से एक चूज करा, कौन? राधिका। तो ये एक चूज करने वाली बात आ गई, सेलेक्ट करने वाली बात आ गई। तो सिलेक्शन को दिखाने के लिए सुपरलेटिव डिग्री आती है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में सामान्यतः ऑफ का प्रयोग किया जाता है, कई बार इन भी आता है। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में सामान्यतः देन का यूज करा जाता है। अब यहां पे ऑफ आ रखा है या देन आ रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे लगा रखा है एवर। अच्छा ध्यान रखना, इस एवर के साथ में भी सामान्यतः सुपरलेटिव डिग्री आएगी। एवर शब्द आ जाएगा सुपरलेटिव। दिस इज द बेस्ट मील आई हैव एवर हैड, ये वो बेस्ट मील है जो कि मैंने आज तक देखा है। सामान्यतः आप देखोगे कि इस एवर के साथ में प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आता है, लेकिन यहां पे क्योंकि पास्ट का इंडेफिनिट दे दिया तो प्रेजेंट का परफेक्ट लगाना यहां पे पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहां पे क्या लगा दिया है? आई एवर न्यू।
ठीक है। वैसे यहाँ पे हैड नॉन होता तो और भी बेटर रहता, लेकिन पास्ट का इंडेफिनिट भी चल जाएगा, मतलब दैट कैन वर्क, लेकिन बेटर होता मतलब कि आपका पास्ट परफेक्ट होता। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं चल सकता बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग में पास्ट में टेंस है आपका। तो ये बात समझ गए, मैन आ गया, एवर न्यू। और ध्यान रखना यहाँ पे ना एक तरीके से दैट आपका हिडन है, रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, जो कि हिडन है, हमने लिख नहीं रखा है। जब रिलेटिव प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट होता है तो ऐसे केस में उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। यहां पे आप देखोगे कि न्यू वर्ब का सब्जेक्ट तो एवर है, लेकिन न्यू वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, दैट, या फिर हुम कह सकते हो आप सुपरलेटिव के बाद में, लेकिन जनरली दैट लगाते हैं, इसलिए हमने क्या लगा रखा है यहाँ पे, दैट लगा रखा है। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो आप कह सकते हो सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत है, सुपरलेटिव की जरूरत है तो क्लेवरेस्ट लिख देंगे, ना तो क्लेवरर आएगा ना मोर क्लेवर आएगा। ठीक है, तो नाउ अच्छा, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्लेवर की कंपैरेटिव क्लेवरेस्ट होगी, या मतलब कंपैरेटिव क्लेवरर होगी या मोर क्लेवर। जनरली क्लेवरर को प्रेफरेंस दे देते हैं, लेकिन मोर क्लेवर को भी सही माना जाता है। ठीक है, मोर क्लेवर भी चल जाता है। आगे देखेंगे, द पेशेंट कुड नॉट सर्वाइव द इंजरीज एंड सकम्ड विथ डेथ। अब देखो फिक्स्ड प्रेपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा, बट आपका पूरा एडजेक्टिव चैप्टर मैंने रिवाइज करा दिया है। अगर अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर भी करेंगे प्लीज, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। द पेशेंट सेंटेंस का सब्जेक्ट आ गया भाई। अब देखो कुड आपका मॉडल वर्ब है। कुड सामान्यतः हम कब लगाते हैं, पास्ट की ऐसी चीजें जो कि हो नहीं पाई, जनरली उनके लिए। ठीक है, सो पास्ट की एबिलिटीज, कैन का पास्ट होता है ये कुड। अब कुड बेशक कैन का पास्ट है, लेकिन है तो मॉडल, और किसी भी मॉडल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे बीच में नॉट जो है ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। ठीक है, कुड नॉट सर्वाइव, पेशेंट सर्वाइव नहीं कर सका, क्या सर्वाइव नहीं कर सका, द इंजरीज, जो उसको इंजरीज हुई थी। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आर्टिकल द क्यों आया है, सिर्फ सिंपल इंजरीज क्यों नहीं लिखा है। बेटा क्योंकि हम एक डेफिनेट पेशेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर डेफिनेट पेशेंट है तो किसी एक डेफिनेट, एक एक्सीडेंट इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं ना, तो सब कुछ डेफिनेट है तो वो इंजरीज भी डेफिनेट है। हम जानते हैं वो वाली इंजरीज जिनकी वजह से उसकी डेथ हुई, हम उनकी बात कर रहे हैं। सो इंजरीज अपने आप में क्या है, डेफिनेट है। आप ये थोड़ी ना पूछोगे कौन सी वाली इंजरीज, अब आपको ये पता है कि कौन सा पेशेंट है तो उसकी इंजरीज के बारे में भी ऑब्वियस सी बात है पता होगी। ठीक है, एंड आपका कंजंक्शन आ गया। अब आप देखोगे, देखो यहां पे दे रखा एंड सकम्ड। अब जैसे ही आप देखते हो यहां पे कुड से पता चल रहा है कि बात पास्ट की है, तो ये पेशेंट अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, V2। अब ये सकम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सकम का मतलब होता है कि हार मान जाना, किसी के सामने बेसिकली हार मान जाना। जिसके सामने हार मानी हमने उसको बेसिकली हमें रिप्रेजेंट करना है आगे, तो वहां पे टू प्रेपोजिशन हमें लगानी होती है। एक तरीके से हार मानने के लिए सामने वाला क्या है, वो एक तरीके से डेस्टिनेशन है जिसके सामने हमने हार मानी है। तो इसके साथ में हमेशा और हमेशा किसकी कौन सी प्रेपोजिशन आती है, तो टू प्रेपोजिशन आती है। अब यहां पे देख लेते हैं, सकम्ड टू डेथ है पहले वाला, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इन बिल्कुल नहीं होगा, बाई नहीं होगा, और इनटू नहीं होगा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। सो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, सकम टू डेथ, इसका मतलब है कि वो बेसिकली मौत के आगे हार मान गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड नेक्स्ट है, एलिगेंस एंड इंटेलिजेंस हैड द टू मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेट्स ऑफ यंग लेडीज। अब देखो सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे सेंटेंस को, दो चीजें हमने बात की है, एक तो एलिगेंस है और एक इंटेलिजेंस है। उनके अंदर एलिगेंस होती है, ग्रेस होती है, ठीक है, और दूसरा बुद्धिमत्ता होती है उनके साथ, उनमें, है ना। ठीक है, अब देखो हैड हमने लिख दिया है। अब आपको ये पता होना चाहिए, देखो हैड के आगे कोई वर्ब तो है नहीं। अगर देखो हैजव हैड के आगे कोई वर्ब आ रखी है तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन अगर इनके आगे कोई वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब है। जब ये मेन वर्ब होती है हैजव हैड, तो इनके मुख्यतः कई सारे मीनिंग होते हैं वैसे, लेकिन मुख्यतः मीनिंग जो होता है वो आपका होता है रखना, पजेशन के सेंस में आता है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि एलिगेंस और इंटेलिजेंस है, इनके पास में दो इंपॉर्टेंट ट्रेट हुआ करते थे यंग लेडीज के। ट्रेट का मतलब है गुण, एक तरीके से इनके पास में यंग लेडीज के दो गुण होते थे। क्या हम ये कहना चाह रहे हैं, नहीं, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि एलिगेंस और इंटेलिजेंस ये दोनों यंग लेडीज के गुण हुआ करते हैं या थे, वो टेंस पे डिपेंड करेगा। अब जनरली थे तो नहीं कहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आजकल यंग लेडीज के ये दोनों गुण नहीं है, आजकल तो ये दोनों गुण गायब हो गए, वैसा तो नहीं है। ये तो फैक्ट है, फैक्ट है तो जनरली प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे आसानी से ये कह सकते हैं कि ये जो हैव हैड वर्ब है इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रखना का, खाने का, इंजॉय करने का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे जो सेंस है ना,
आप ये कह सकते हैं एलिगेंस एंड इंटेलिजेंस बराबर टू इंपॉर्टेंट ट्रेट्स, कह सकते हो, कह सकते हो ये दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो यहाँ पे बीच में हम कह सकते हैं कि ये अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये क्या बन जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो बीच में जो वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब आनी चाहिए, आप कहोगे सर लिंकिंग वर्ब आएगी। क्यों, क्योंकि एलिगेंस और इंटेलिजेंस बराबर ट्रेट्स, ये दोनों क्या है, गुण है, ये दोनों ही अपने आप में क्या है, गुण है, लक्षण है, एक तरीके से आप आसानी से कह सकते हो। तो लिंकिंग वर्ब अगर आएगी तो लिंकिंग वर्ब हैज हैव हैड तो होती नहीं है, तो देखो यहां पे आप देखोगे हैड थी तो ये तो आपका एलिमिनेट हो जाता है ऑलरेडी जो गिवन ऑप्शन है। यहां पे आप देखोगे जो लास्ट ऑप्शन है वहां पे एम तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि एम आपका सिर्फ कब आ सकता है, आई के साथ, अब सब्जेक्ट आई तो है नहीं, सो इसको तो आपने सीधे सीधे हटा दिया। अब आप देखोगे हैज बीन लिख रखा है। बेटा जी देखो एलिगेंस और इंटेलिजेंस दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको पता लगे, आप कहोगे सर इनको दोनों को एक मान रहे हो, तो बेटा एक नहीं मान रहे, आगे साफ साफ लिख रखा है टू और आगे ट्रेट्स। अगर कॉम्प्लीमेंट अपने आप में प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी अपने आप में कैसा माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। सो आप आसानी से कह सकते हो सर हैज वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा। आप कहोगे सर हैज वाला तो वैसे भी तो कर सकते हैं क्योंकि वहां पे तो मीनिंग गलत आ रहा था, नहीं बेटा जी, यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन मेन वर्ब है, और बीन आपकी कैसी वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, तो ये वैसे चल सकता है लिंकिंग वर्ब के टाइप से। ठीक है, अगर यहाँ पे हैव होता सो ये पॉसिबल आंसर हो जाता। क्यों, क्योंकि हैव तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब तो लिंकिंग वर्ब है ना, बी की फॉर्म, इज एम आर वॉज वर, ये सब भी क्या है, बी की ही तो फॉर्म है, तो बीन भी बी की फॉर्म है। ठीक है, तो ये हैज की वजह से गलत हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वजह से। ये वाला इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि बीन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद में कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं लगाते। थर्ड फॉर्म लगानी हो या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी हो, आप हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। जैसे V1 और V2 लगाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे ही V1 लगा सकते हैं, आप पास्ट इंडेफिनिट में ऐसे ही V2 लगा सकते हैं, लेकिन आपको आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म तभी लगा सकते हैं जब हेल्पिंग वर्ब होगी। तो थर्ड फॉर्म है ये, ऐसे तो नहीं लगा सकते, तो आर आ जाएगा। एलिगेंस एंड इंटेलिजेंस के हिसाब से आर सही है, और द आ गया क्योंकि यहाँ पे मोस्ट लगा रखा है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसका मतलब है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में सामान्यतः आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माई मॉम मेड हर मुफिन्स बट सी डिडंट ईट नन। जैसे देखेंगे भाई सो माई मॉम बेसिकली क्या है आपका, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, मेड आपकी क्या है, वर्ब है, और हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखेंगे। जैसे मैं आपको एक कॉमन मतलब सिंपल सा एग्जांपल दूं, मैंने लिखा राधिका मेड मी अ केक, लिख देते हैं, है ना। अब आप में से कुछ बच्चों को क्या लगेगा कि राधिका ने बनाया, किसे बनाया, मुझे, और क्या बना दिया, केक। ऐसा लग रहा है जैसे कि राधिका ने पकड़ा मुझे और बेकरी में लेके गई और मेरा केक बना दिया, ऐसा कहना चाह रहा हूं मैं, नहीं मेरे भाई। मेक का वो वाला भी मीनिंग होता है, राधिका मेड मी हैप्पी, कह सकते हैं राधिका ने मुझे खुश कर दिया, बट यहां पे अलग सेंस है। यहाँ पे क्या है, ये जो मी है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये जो के है, केक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे सेंटेंस का सेंस है राधिका मेड अ केक फॉर मी, राधिका ने मेरे लिए एक केक बनाया। सेम वही मीनिंग यहाँ भी कन्वे हो रहा है कि जो मेरी मॉम है, मेरी माँ ने बनाए, किसके लिए, उसके लिए, अपनी होने वाली, मतलब उसके लिए। और मिफिन्स का मतलब होता है ये एक तरीके से कप केक टाइप के होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो ये बनाए। ठीक है, बट लेकिन वो निकली नकचड़ी। सी आपका सब्जेक्ट आ गया, सी यानी कि जिस हर की बात करी हमने, हम उसकी बात कर रहे हैं, ना कि मॉम की, है ना। बट सी डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, क्योंकि देखो सेंटेंस किसका चल रहा है, पास्ट का चल रहा है, तो डिड आपका एकदम सही है। नॉट आ गया आपका एकदम सही है। ईट आ गया आपका, मेन वर्ब, डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना। डू डज और डिड के बाद में बेस फॉर्म आया करती है। अब आगे नन लिख दिया है, ये गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई, क्योंकि नॉट पहले से आ गया है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, और ये भी नेगेटिव है। डबल नेगेटिव एक सिंगल क्लॉज के अंदर अलाउड नहीं होता है। अगर एक ही वर्ब है तो उस वर्ब के लिए दो बार नेगेटिव आप नहीं यूज कर पाओगे। आप ऑलरेडी यहां पे नॉट यूज कर सके हो, तो यहां पे नन यूज नहीं कर पाओगे, सो ये गिवन सेंटेंस आपका गलत है। बट सी डिड एट, पहली बात तो डिड के बाद V2 नहीं आता है, इसलिए गलत है। दूसरी बात, अगर V2 लगा ही रखा है तो डिड लगाओ ही मत। तीसरी बात, मैनी अगर लगा दोगे, अगर आप ऐसे लिख दोगे सी एट मैनी, इसका मतलब फिर बट नहीं है, एंड लिखना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। मेरी माँ ने उसके लिए केक बनाए
और उसने कई सारे खाए तो उसमें क्या दिक्कत है? बट नहीं लगा सकते। बट लगाएं इसका मतलब एक तरफ तो माँ ने मेहनत करी है कि मेरी होने वाली बहू आई है, इसके लिए कुछ बना देती हूँ, और फिर वो नक्शेड़ी निकले, वो मना कर दे कि उसके अच्छे नहीं लगे, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन की बात हो गई ना। तो इसका मतलब है कि ये वैसे भी मीनिंग वाइज भी नहीं बनता, अगर इसमें डिड ना होता तो भी गलत हो जाता। दूसरा देखेंगे, सी डिड ईट नन। अब देखो यहां पे नॉट हटाने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज सर अगर नॉट हटेगा ना तो सी एट लिखना पड़ेगा। डिड प्लस V1 आप नॉर्मली नहीं लिखते हैं, या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड आता है या नेगेटिव में आता है या फिर इम्फेसाइज करने के लिए आता है। अब यहाँ पे इम्फेसिस तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, इम्फेसिस नहीं कर रहे थे तो वैसे ही गलत हो गया। अब यहां पे देखेंगे, सी आ गया, डिड आ गया, नॉट आ गया, अब एट आ गया। डिड के बाद में V2 नहीं V1 का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सी डिड नॉट ईट एनी, ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, सारे ऑप्शंस आपको क्लियर कट पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आई नो अ पर्सन हु पेरेंट्स लिव इन मिलान। अब जैसे आप देखोगे ना, आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, नो आपकी वर्ब है, अब पर्सन आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। आगे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, आगे लिव आपकी वर्ब है। लिव वर्ब को देखो ऑब्जेक्ट तो चाहिए नहीं, तो यहां पे हुम तो हम नहीं लगा सकते, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आप कहोगे सर हु कैसे गलत है? हु इसलिए गलत है क्योंकि सब्जेक्ट तो पेरेंट है, तो हु तो वैसे ही गलत हो गया। अच्छा, पेरेंट्स या पर्सन ये व्यक्ति हैं, वस्तु तो है नहीं, तो विच या वॉट का तो कोई सेंस नहीं बनता, ये वैसे गलत हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर नाउन हमने कहीं लिख रखा है तो एक नाउन के पहले हमें क्या लिखना होता है? पजेसिव केस लिखना होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम पजेसिव केस लिख सकते हैं। पजेसिव केस आपका हु का पजेसिव केस क्या होता है? हुज होता है। हुज होता है तो हुज पेरेंट्स हम लिख देंगे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम हु, हुम, विच और दैट तो प्रयोग करते ही हैं, साथ ही साथ में अगर पजेसिव केस आए तो हम हुज का प्रयोग भी कर लेते हैं। ठीक है, सो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। आपका एक एक कमेंट बहुत मोटिवेशन भी देता है और बहुत मजा भी देता है। तो मेरे भाई आप मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। भी देखो रात्रि है और आज ही तबीयत थोड़ी सही हुई है, जुकाम वुकाम से थोड़ा फ्री हुआ हूँ और आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी एफर्ट लगते हैं। अगर आपको ये एफर्ट्स वर्थ लगते हैं तो लेट मी नो, मुझे भी जानने दो कि यार जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ, उससे स्टूडेंट्स का फायदा हो रहा है। मुझे भी जानने दो, मैं कैसे जानूंगा? कमेंट से। तो कमेंट्स ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ में लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना मेरे भाई। आ जाइए, व्हाट आर द रीजंस फॉर रिफ्यूजिंग द ऑफर। जैसे आप देखोगे मेरे भाई व्हाट सेंटेंस में WH वर्ड है, ठीक है। आगे आपने देखा रीजंस आपका नाउन है, आर आपकी वर्ब है। जैसे ही देखा ना, देयर नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि देखो अक्सर करके क्वेश्चन बनता है, हम जब पढ़ाते हैं आपको प्रोनाउन वहां पे भी पढ़ाते हैं, एक देयर ये वाला होता है और एक देयर आपका ये वाला होता है, ठीक है। सो ये दो देयर होते हैं। ये जो देयर है ये डिटर्मिनर होता है, ठीक है, नाउन के पहले यूज किया जाता है, ये पजेसिव डिटर्मिनर है, ठीक है, पजेसिव केस होता है एक तरीके से, सिंपल शब्दों में कहें तो। ये वाला जो देयर है ये कायदे से एडवर्ब होता है, हालांकि इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेते हैं, ठीक है। ओवर द टाइम ये धीरे धीरे यूज होने लग गया है सब्जेक्ट की जगह पे, हालांकि सब्जेक्ट नहीं होता है। जब देयर से सेंटेंस शुरू होता है तो वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है, ना कि पहले, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं। अब आप देखोगे सर यहाँ पे ना तो हमें एडवर्ब ऑफ टाइम की मतलब प्लेस की जरूरत है, प्लेस का एडवर्ब होता है वहां, और ना ही हमें कोई शुरुआत करनी है सेंटेंस की, तो ये वाला देर गलत है। अब ये नाउन दे रखा है, नाउन के पहले हम पजेसिव केस लगा सकते हैं, भाई उनके रीजंस क्या हैं, जो ऑफर उन्होंने मना किया है इसके लिए उनके रीजंस क्या हैं, उनके यानी कि देयर रीजंस। तो कौन सा वाला देयर आ जाएगा? THEIR। तो एक तो ये गलत हो गया, एक ये गलत हो गया, दो ऑप्शन एलिमिनेट। अब यहां पे देखेंगे व्हाट इज देयर रीजंस। अब भाई रीजंस कैसा सब्जेक्ट बनेगा, सिंगुलर या प्लूरल? ये तो गलत ही हो गया था, रीजंस है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल आप कहोगे सर ये तो प्लूरल है। प्लूरल है तो इज वर्ब आनी चाहिए या आर, आप कहोगे सर आर आना चाहिए, इसीलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप कहोगे सब्जेक्ट सर इसमें व्हाट था या रीजंस? कायदे से देखा जाए तो आप व्हाट को भी सब्जेक्ट मान सकते हो या रीजंस को भी मान सकते हो, क्योंकि जब WH वर्ड कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, देखो WH वर्ड जब आपका ऑब्जेक्ट होता है या एडवर्ब होता है, वहां पे एकदम क्लियर कट होती है चीजें कि ये अच्छा ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, तो यू सब्जेक्ट है आप जानते हैं और व्हाट उसका ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज डिस्टर्बिंग यू, आपको क्या डिस्टर्ब कर रहा है, तो इज डिस्टर्बिंग वर्ब है, तो व्हाट आपका यहाँ पे WH वर्ड है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है।
लेकिन जब जो WH वर्ड है वो कॉम्प्लीमेंट बन जाए, यानी लिंकिंग वर्ब के केस में ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि आप इसको सब्जेक्ट कहोगे या इसको, तो किसी को भी कह लो। अगर इसको भी सब्जेक्ट कहोगे तो ये सिंगुलर है या प्लूरल, ये कौन डिसाइड करेगा? रीजंस, कॉम्प्लीमेंट डिसाइड करेगा। अगर इसको ही सब्जेक्ट मान लिया तो वैसे ही आर हो जाएगा। थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, लेकिन सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं, समझ जाना है ना। आगे देखेंगे मेरे भाई। अगला जो आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर वॉन्ट्स टॉनी टू कट बैक डाउन जंक फूड्स। देखो कट बैक डाउन नहीं होता है, कट बैक ऑन समथिंग होता है। ध्यान रखेंगे जब हम किसी चीज को कम कर रहे हैं ना, तो कट बैक ऑन समथिंग, कट बैक ऑन समथिंग। कौन सा ऑप्शन है? पहला ही है, ये करेक्ट फ्रेज हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और जो आप नोटिस करोगे, आप देखोगे सर ये जो डॉक्टर है इसके पहले ना कोई हमने वो नहीं लगाया है आर्टिकल, तो क्या ये सही है? वैसे जनरली हमें लगाना चाहिए, लेकिन समटाइम्स जो कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो क्वाइट ऑब्वियस, जैसे रिलेशंस हो गए, हम कई बार ऐसे लिख देते हैं, मदर वॉन्ट्स मी टू स्टे एट होम। तो मदर का यहाँ पे मतलब है कि माई मदर, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि मदर वॉन्ट्स हिम टू स्टे एट होम, तो हिज मदर, या मदर बोल दिया, फादर बोल दिया, ब्रदर बोल दिया, ये ऐसे रिलेशन हैं जो कि ऑब्वियस है। यहाँ पे पजेसिव केस अपने आप में हिडन होता है एक तरीके से। ऐसे ही ये डॉक्टर के साथ में भी यहाँ पे हो रखा है। ऑब्वियस सी बात है कि हम टॉनी की बात कर रहे हैं, तो टॉनी का डॉक्टर, तो हिज डॉक्टर वॉन्ट्स टॉनी, ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ना हिज जो है वो अपने आप में हिडन है, या यूं कह सकते हैं कि वो ऑब्वियस है, इसीलिए लिखा नहीं है। सो डॉक्टर हो गया, या कुछ ये आपके रिलेशंस हो गए, इनके साथ में हम बिना पजेसिव केस के भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिख जाते हैं। जनरली आप पाओगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के गलत मानी जाती है, लेकिन ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें काम चल जाता है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करके नोट कर लेना, ठीक है। आगे देखेंगे। अच्छा एक चीज और आपको लग सकती है कि सर फूड तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको फूड्स कैसे लिख दिया? देखो फूड का मतलब जब भोजन होता है, खाना होता है, तो फूड अनकाउंटेबल है। लेकिन जब फूड का मतलब होता है ना एक टाइप ऑफ फूड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आइटम्स हैं, तो आइटम्स जब मीनिंग होता है तो फिर फूड को हम काउंटेबल मान लेते हैं। जैसे फास्ट फूड एक थोड़ा नहीं है, बहुत सारे फास्ट फूड्स हैं। मोमोज एक फास्ट फूड है, पिज्जा एक फास्ट फूड है, एंड दीज फास्ट फूड्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो फास्ट फूड जब हम इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को रेफर करते हैं, तो ये आपका बेसिकली करेक्ट चल जाता है। नेक्स्ट अगला है आपका, देयर आर बीइंग सेवरल साइकोलॉजिकल थ्योरीज दैट एड द डायग्नोसिस ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर और इलनेस। सबसे पहले देयर से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो अगेन सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि देयर से अगर सेंटेंस शुरू हो जाए तो वर्ब के बाद में जो आपका नाउन आता है वो आपका बेसिकली क्या होता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सेवरल साइकोलॉजिकल थ्योरीज, ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सबसे पहली चीज जो हमें नोट करनी है वो ये है कि वर्ब हमारी प्लूरल आनी चाहिए। सो ऑप्शन 4 जो है दैट इज एलिमिनेटेड। क्लियर है? उसके अलावा सेवरल एक एडजेक्टिव नहीं है, ये आपका बेसिकली डिटर्मिनर के तरीके से काम करता है। सेवरल का मतलब बहुत सारी, सो सेवरली कहने का कोई सेंस नहीं बनता, इसको अलग कर देंगे। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। हैज हो, हैव हो या हैड हो, उनके बाद में हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आईएनजी नहीं आ सकती है, ये भी एलिमिनेट हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, देयर आर सेवरल, यानी कि बहुत सारी हैं क्या? साइकोलॉजिकल थ्योरी है। अब ये दैट आपका जो आगे दे रखा है, इट इज रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो एड आपकी क्या है? वर्ब है। एड का मतलब होता है मदद करना, हेल्प करना। सो ऐसी थ्योरीज जो कि एड करती हैं, मदद करती हैं। किस चीज की मदद कर रही है? द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस की मदद कर रही है। किस चीज की? ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर और इलनेस, किसी मेंटल डिसऑर्डर या फिर इलनेस की, मतलब डायग्नोसिस, डायग्नोसिस एक तरीके से इलाज है उनकी पहचान बीमारियों की, उसमें मदद करती हैं, ठीक है। सो आई होप द सेंटेंस एंड द मीनिंग इज क्वाइट क्लियर। आगे, ही बिहेव्स इफ ही वर अ किड, वह ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वह किड है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे यहां पे ये इफ नहीं आता है, यहां पे पूरा कंजंक्शन जो होता है दैट इज एज इफ या एज दो, दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन या तो हम एज इफ लगाते हैं या एज दो। एज इफ और एज दो दोनों ही आपका इमेजिनेशन दिखाते हैं। वह ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वह एक राजा हो, लेकिन क्या वो राजा है? देयर इज नो मोनार्की, आजकल कोई मोनार्की तो है नहीं यहां पे, तो राजा तो नहीं हो सकता है। तो इट कैन नॉट बी अ पॉसिबल केस, ठीक है, ये एक पॉसिबल केस सिनेरियो हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये अनरियल है, और अनरियलिटी है, इसीलिए ही के साथ में वर का यूज हुआ है। ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशंस को दिखाने के लिए
सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उनके साथ में वर्ब का या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वॉज का प्रयोग भी नहीं होता है। और ये किसकी सिचुएशन को दिखाता है? प्रेजेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सिचुएशन शुड बी ऑफ प्रेजेंट, तो प्रेजेंट की सिचुएशन है। आगे बिहेव्स दे रखा है, यानी कि सही बात है, लेकिन यहां पे गड़बड़ क्या रहेगी? सिर्फ अकेला इफ है, एज इफ नहीं है। अब एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ही हैज बीन बिहेविंग, ये तो वैसे ही नहीं बनेगा, क्यों परफेक्ट टेंस में जाना है? तो ये तो गलत हो गया। ही कुड बी बिहेविंग, क्यों कुड बी में जाना है? वो ऐसे बिहेव करता है, इट इज अ फैक्ट। वैसे भी यहां पे माफी चाहूंगा, वैसे भी यहां पे अकेला एज है, अकेला एज है, अकेला एज है, अकेला एज नहीं आएगा, पूरा एज इफ आएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, तो एज इफ आ सकता है या एज दो आ सकता है, ये सब्जंक्टिव मूड चैप्टर में पढ़ाता हूँ। बाकी डिटेल में और पढ़ना होगा इंग्लिश वीओडी बैच से एक बार जाके चेकआउट कर लेना। अगेन फिर कह रहा हूँ, ऑफर चल रहा है आज के लिए 499 रुपए में। ठीक है, आइए। आई डोंट ट्रस्ट माई फ्रेंड बिकॉज ही हैज नॉट एंड कैन नेवर बी ट्रस्टेड बिकॉज ऑफ हिज डीड्स। इसको मैं जब हम कंजंक्शन चैप्टर पढ़ते हैं वहां पे इसको बड़े अच्छे से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, तो ध्यान देंगे। आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, ट्रस्ट आपकी मेन वर्ब है। आई डोंट ट्रस्ट, आई डोंट ट्रस्ट हुम, किसको ट्रस्ट नहीं करता हूं? माई फ्रेंड, अपने दोस्त को। वाई, क्यों ट्रस्ट नहीं करता हूं? तो कारण बताने के लिए हमारी अगली क्लॉज आई है। सो बिकॉज आपका रीजन का कंजंक्शन आ गया। ही यानी कि ये माई फ्रेंड की बात कर रहे हैं। आगे देखेंगे, ही हैज नॉट। अब देखो, ही आप हैज आपकी क्या हेल्पिंग वर्ब है, कैसे पता चला सर ये हेल्पिंग वर्ब है? क्योंकि इसके बाद में नॉट आ रखा है, तो ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, तो यहां पे हमें क्या चाहिए था? मेन वर्ब चाहिए था। अब देखो, जरूरी नहीं है कि हमेशा मेन वर्ब को दो बार लिखना पड़े, क्योंकि एंड आ गया है तो हो सकता है मेन वर्ब आगे लिख रखी हो, दो बार क्यों लिखेंगे? लेकिन देखते हैं आगे, एंड आ गया, आगे फिर से अगेन क्या है? हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब नेवर आ गया, जो कि अगेन क्या है? एडवर्ब है। जैसे नॉट एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नेवर भी एडवर्ब ऑफ नेगेशन कह सकते हैं या नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। ठीक है, आगे लिख दी बी आपकी क्या हो गई? मेन वर्ब है एक तरीके से, या यूं कहें कि ये जो ट्रस्टेड है ये पैसिव सेंस में है, तो ये आपका ट्रस्टेड आ जाएगा। अब यहां पे दिक्कत पता है क्या आ गई? दिक्कत ये आ गई कि कैन हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में बी चल सकता है क्योंकि बेस फॉर्म है। क्या हैज के हिसाब से बी आपका ओके है? आप इसके हिसाब से ओके मान लोगे? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं सर, कभी नहीं मान सकते। हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन ये तो फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब है अगर हैज की रिक्वायरमेंट अलग है, देखो अगर सेम फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती तो हम एक बार में काम चला लेते हैं, लेकिन सेम फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक जगह बेस फॉर्म चाहिए तो एक जगह थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए तो भाई साहब अलग से मेन वर्ब के रूप में आपको थर्ड फॉर्म यानी कि क्या यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो आपको बीन लिखना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो आई डोंट ट्रस्ट माई फ्रेंड बिकॉज ही हैज नॉट बीन एंड कैन नेवर बी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, कैन नॉट बी ट्रस्टेड और बिकॉज ऑफ हिज डीड्स, डीड्स का मतलब है उसके जो एक्शंस है, उसके जो काम है। तो एक बार देख लेते हैं, हैज नॉट है, यहाँ पे बी नहीं आया है, यहाँ पे बी आ गया है, यहाँ पे नॉट को पीछे कर दिया है, सब गलत हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू लाइक टू डू ऑन योर फ्री डेज अदर देन टू वॉचिंग मूवीज। अब देखो ये जो अदर देन है, सामान्यतः अदर देन के साथ में यहां पे ना देन एक मतलब काइंड ऑफ प्रेपोजिशन काम करता है। ठीक है, ये टू को भी अंडरलाइन कर लेना। अदर देन के साथ में नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हालांकि सिर्फ देन होता है, सिर्फ देन होता है तो पैरेललिज्म फॉलो होता है, यानी कि जो इधर है वही इधर स्ट्रक्चर आता है। जैसे इधर आपका क्या है? बेयर इंफिनिटिव, मतलब इधर इंफिनिटिव है तो उधर भी वी वन आती अगर अदर नहीं होता यहां पे, लेकिन अदर दे रखा है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई वुड रादर गो देन, अब स्टे आना चाहिए या स्टेइंग आना चाहिए? स्टेइंग हियर। तो आप कहोगे सर क्योंकि सर यहां पे V1 है, अगर सर यहां पे V1 है तो इन दोनों का ही कंपैरिजन है, दोनों का ही कंपैरिजन है, तो हमें स्टे लगाना चाहिए ना कि स्टेइंग। तो नॉर्मली देन के साथ में क्या है, जो पहले आया होता है उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देन के साथ में बार बार कह तो रहे होते हैं
कि देन के साथ में आपको क्या है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से। अगर एडजेक्टिव आता है तो हम कहते हैं ना कि जब देन से पहले भी एडजेक्टिव हो, देन के बाद भी एडजेक्टिव हो, तो दोनों सेम डिग्री में रहते हैं। देन के बाद वाला भी पॉजिटिव डिग्री, देन के पहले वाला भी पॉजिटिव डिग्री, लेकिन देन की खुद की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिव है तो उसको पॉजिटिव में लिख के भी मोर लगा देते हैं, मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग। इस टाइप के जो सेंटेंसेस आपने देखे होंगे, जिसको हम इस रूल के साथ में आपने पढ़ा होगा कि जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन किया जाता है तो वहां पे हम मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, ना कि कंपैरेटिव डिग्री। वो इसीलिए रूल बना है यहाँ पे, बिकॉज देन के जस्ट बाद में एक पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है तो देन के पहले भी वही चाहिए, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। और देन खुद कहता है कि मुझे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होता है, इसीलिए मोर लगाना भी जरूरी हो जाता है। तो वो स्ट्रक्चर इस टाइप का बन गया है, तो वहां पर मजबूरी है। सिमिलरली बाकी जगह देन के साथ में हम पैरेललिज्म फॉलो करते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अदर देन के केस में ये देन प्रेपोजिशन के तरीके से काम करता है, एंड इट यूजुअली टेक्स आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, सो हम कह सकते हैं आईएनजी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है तो वॉचेज नहीं आएगा, हैविंग वॉच्ड नहीं आएगा, वॉच मूवी नहीं आएगा। ए ऑप्शन वॉचिंग मूवीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रख लेंगे आगे तक के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर गच्चा खा जाएंगे और लास्ट वाले ऑप्शन को मार्क करके आ जाएंगे। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टेनो के एग्जाम में जो कि पूछा गया, मतलब अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन यार, है ना। जो लोग थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाने का कोशिश करेंगे वो और ज्यादा गच्चा खा जाएंगे यहाँ पे। आइए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर फ्लिप थ्रू, अब देखो आफ्टर आपका या तो कंजंक्शन हो सकता है, या ये एक प्रेपोजिशन हो सकता है, या एडवर्ब भी हो सकता है कई बार ये। लेकिन एडवर्ब शुरुआत में तो जनरली नहीं आता है, आफ्टर लास्ट में आएगा बाद में। ठीक है, लेकिन सामान्यतः कंजंक्शन प्रेपोजिशन होता है। अगर ये कंजंक्शन है तो इसके बाद में एक सब्जेक्ट आएगा और एक वर्ब आएगी। अब इसके बाद में फ्लिप ले रखा है, फ्लिप तो वर्ब है, इसका मतलब है कंजंक्शन नहीं है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा तो नाउन प्रोनाउन आएंगे, नाउन प्रोनाउन भी नहीं है लेकिन वर्ब है। अगर प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब आती है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्लिप की जगह पे फ्लिपिंग आना चाहिए, तो पहले ऑप्शन में तो फ्लिप है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे फ्लिपिंग है, यहाँ पे फ्लिपिंग है, यहाँ पे फ्लिपिंग है, आप कहोगे तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। सो आफ्टर फ्लिपिंग थ्रू हाफ डजन प्रोफाइल्स, सबसे पहली बात हाफ डजन का कोई सेंस नहीं है, डजन अपने आप में इनकम्प्लीट है जब तक हम ये नहीं बताएंगे कितने डजन। मैं अगर आपसे ये कहूं कि आई बॉट डजन बुक्स तो गलत है, आई बॉट अ डजन बुक्स, आई बॉट 2 डजन बुक्स, आई बॉट 3 डजन बुक्स। हमें डजन, ये जितने भी वर्ड्स हैं, डजन हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया, 100 हो गया, इन सबको हम इनकम्प्लीट मानेंगे अगर ये नहीं बताया कितने 100। अगर मैं ये कहूं कि आई हैव 100 रुपीज तो गलत है, हमें कहना चाहिए आई हैव 100 रुपीज, 100 रुपए है मेरे पास। आई हैव 200 रुपीज, आई हैव 300 रुपीज, आई हैव 1000 रुपीज। आई हैव 1000 रुपीज कहना गलत है, बात समझ आई। तो यहां पे इस डजन को भी तो कुछ लिखना पड़ेगा। यहां पे देखोगे हाफ डजन है, हाफ डजन नहीं, हाफ से काम नहीं चलेगा, हाफ अ डजन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, हाफ अ डजन। यहां पे भी हाफ डजन है, यहां पे हाफ अ डजन है, ये करेक्ट हो जाएगा पक्का। और देख लेते हैं और किस किस जगह से, मान लीजिए आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो क्वेश्चन कैसे मार्क करते हैं, आंसर देख लेते हैं एक बार। पक्का आगे भी कुछ ना कुछ चेंज कर रखा होगा। सो यहां पे देखो आगे नाउन प्लूरल होगा क्योंकि डजन है या हाफ डजन है, एक से ज्यादा तो प्लूरल आना चाहिए, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। विद द सेम नेम ही, अब देखो यहाँ पे चांस था, यहाँ पे चांस्ड है, यहाँ पे चांस्ड है, पास्ट की बात चल रही है शुरुआत यहाँ पे, तो पास्ट की बात है तो चांस्ड दोनों में आ सकता है। अपॉन एलिनाज प्रोफाइल ही सक्सीड, अगर बात पास्ट की है तो सक्सीड होगा या सक्सीडेड, आप कहोगे सक्सीडेड होगा, आप कहोगे डी ऑप्शन। बात समझ आई। वैसे ये वाला पॉइंट अगर पता है तो एक ही ऑप्शन में ये दे रखा है, आसानी से काम चल जाएगा आपका। तो अच्छा पॉइंट है जो मैंने बताया, सो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, है ना। आगे देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है, वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर आशा फॉर शॉपिंग आई स्पिल्ड लेमनेड ऑन माई न्यू ट्राउजर्स। वाइल यानी कि जब, आई वॉज वेटिंग जब मैं वेट कर रहा था। अब देखो वाइल के साथ में नॉर्मली पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस आपने बहुत सुना होगा, तो कॉन्टिन्यूस टेंस आता है वाइल के साथ में नॉर्मली, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वाइल आपका कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, वेटिंग मेन वर्ब है। वेट के साथ में सामान्यतः फॉर प्रेपोजिशन आता है, वेट फॉर समवन। इसके जैसी एक और वर्ब होती है अवेट, अवेट के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो किसके लिए वेट कर रहा था मैं, आशा के लिए। आशा क्या कर रही थी, आई वॉज वेटिंग फॉर आशा फॉर शॉपिंग नहीं,
मैं वेट कर रहा था कि जब तक आशा शॉपिंग करे। सो आशा टू होल्ड शॉप, बिल्कुल भी नहीं। टू सी शॉपिंग, शॉपिंग देख रही थी, नहीं। टू शॉपर, शॉपर तो एक व्यक्ति होता है, तो टू प्लस व्यक्ति का कोई सेंस नहीं है। टू शॉप, मैं वेट कर रहा था कि आशा शॉप कर ले, शॉप कर ले यानी कि सामान खरीद ले। आई वॉज वेटिंग फॉर आशा टू अराइव। आई वॉज वेटिंग फॉर आशा टू इन्वाइट मी। आई वॉज वेटिंग फॉर आशा टू कॉल मी। यानी कि हम इस टाइप से इंफिनिटिव यूज करते हैं कि मैं आशा के लिए वेट कर रहा था। वाई, व्हाट वाज द पर्पस, मेरे वेट करने का पर्पस क्या था? मेरे वेट करने का पर्पस था कि आशा शॉपिंग कर ले। पर्पस को बताने के लिए हम इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। इंफिनिटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। सो दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगेन वो तो ऑप्शन ढंग के नहीं बनाए बदतमीजों ने, नहीं तो बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पे, है ना। आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, द ब्रिज दैट कनेक्ट द टू साइड्स ऑफ द सिटी ब्रोक टुडे। सबसे पहले द ब्रिज सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट द ब्रिज है। इसके हिसाब से वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल सिंगुलर। आपको कहोगे सर सिंगुलर आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। सो कनेक्ट तो गलत है। दैट हैव बीन भी गलत है, प्लूरल है। हैव गलत है, प्लूरल है। दैट हैज कनेक्ट, हैज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, थर्ड फॉर्म आती है, ये भी गलत हो जाएगा। दैट कनेक्ट्स, दैट कनेक्ट्स। हालांकि दैट कनेक्टेड अगर हम यहां पे लिख देते तो भी करेक्ट हो सकता है। लेट मी टेल यू व्हाई। हम हिंदी में भी दोनों तरीके से बोल देते हैं। यार वो ब्रिज जो शहर को जोड़ता है ना, वो आज टूट गया। कहते हैं यार वो ब्रिज जो शहर को जोड़ता था ना, वो आज टूट गया। ऐसे ही इंग्लिश में भी पॉसिबल है कि हम पास्ट भी लगा सकते हैं यहाँ पे और प्रेजेंट भी चल जाता है, ठीक है। सो क्वाइट पॉसिबल यार, क्या दिक्कत है? रूल वूल का रट्टा मत मारा करो, समझो। लेट्स अंडरस्टैंड, है ना, प्यार से, अच्छे से, बढ़िया से समझो बस। आ जाइए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, अगेन इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। एवरीवन केयरफुली वर ट्राइंग। पहली बात तो एवरीवन हो गया, एनीवन हो गया, समवन हो गया, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं और ये आपके सिंगुलर फॉर्म में, मतलब ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं आपके। अगर ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं तो इसका मतलब है कि वर जो लगा रखा है वो गलत है, तो लास्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती, तो डिड के बाद ट्राइड आपका गलत हो जाता है। हैड के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी नहीं आती, तो ये गलत हो जाता है। सो एवरीवन वाज केयरफुली ट्राइंग टू रीजन विथ द सीईओ रिगार्डिंग द नीड फॉर वर्क लाइफ बैलेंस ड्यूरिंग द अपकमिंग फेस्टिवल्स। अब देखो सेंटेंस का मीनिंग अगर समझना है, एवरीवन वाज केयरफुली ट्राइंग, हर व्यक्ति केयरफुली ट्राई कर रहा था। क्या ट्राई कर रहा? टू रीजन विद द सीईओ। रीजन विद द सीईओ का मतलब है सीईओ के सामने अपना एक तरीके से आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे वो ऐसा भी नहीं हो कि वो ऑफेंड हो जाए, और अपने अपने कारण दे रहे थे, रीजन दे रहे थे, ठीक है। विद द सीईओ रिगार्डिंग, रिगार्डिंग यानी के बारे में, किस चीज के बारे में? द नीड यानी कि जरूरत। किस चीज की जरूरत है भाई? फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है कि काम और जिंदगी के बीच में थोड़ा सा बैलेंस भी तो होना चाहिए। ड्यूरिंग के दौरान, ड्यूरिंग यानी प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है के दौरान। किस चीज के दौरान? द अपकमिंग फेस्टिवल्स, जो आने वाले त्योहार हैं उनके दौरान। ठीक है, बाकी सब तो ठीक था ही। आगे देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है, राधा एंड शीला हैव बीन नोइंग ईच अदर। देखो नो आपकी स्टेटिव वर्ब होती है। सबसे पहले स्टेटिव वर्ब कौन सी होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं, देखो क्या होता है जब वर्ब शब्द हमारे कानों में सबसे पहले आता है तो इसका हिंदी मीनिंग हमें क्लिक करता है। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया को इंग्लिश में थोड़ा सा और अच्छे से देखें तो एक्शन। एक्शन है तो कुछ काम हो रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वर्ब के बेसिकली आपके एक्शन होने के साथ साथ में स्टेट्स भी होती हैं। सो वर्ब एक्शन हो सकती है, वर्ब आपकी स्टेट हो सकती है, कई बार हैपनिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो उसकी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो टेंसेस में जब हम टेंस पढ़ते हैं सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या फिर कहूं इंडेफिनिट टेंस, ये एक ऐसे एक्शन को दिखाता है जो फ्रीक्वेंटली होता है, बार बार होता है, जो इंडेफिनिट है, उसका कोई डेफिनिट नहीं है। दूसरा आता है कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ऑन गोइंग एक्शन। बात समझ आई? ऑन गोइंग एक्शन। जब हम इंडेफिनिट पढ़ते हैं तो हम कहते हैं फ्रीक्वेंट एक्शन, जब हम कॉन्टिन्यूस पढ़ते हैं तो कहते हैं ऑन गोइंग एक्शन। लेकिन इंडेफिनिट में सिर्फ फ्रीक्वेंट एक्शन कहना काफी नहीं है। इंडेफिनिट में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे इंडेफिनिट आपके स्टेट्स को भी दिखाता है। मैंने कहा कि मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर, मेरी स्टेट है, इंडेफिनिट टेंस है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, स्टेट है, क्या मैं ये काम कर रहा हूं अभी? मेरा एक्शन नहीं है, ये स्टेट है। सो आई एम अ टीचर, आई टीच इंग्लिश।
तो ये सभी क्या है, स्टेट्स हैं। तो स्टेट्स को दिखाने के लिए इंडेफिनिट टेंस आता है। कभी भी स्टेट को दिखाने के लिए कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लगाते। कारण, कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते क्यों है? ऐसे एक्शंस, मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस में ऐसे एक्शंस जो किसी दिए गए समय पर कॉन्टिन्यूटी में है, जारी है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो ऐसा कोई काम जो प्रेजेंट में हो रहा है। आई एम टीचिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम लिसनिंग। यस, से आई एम लिसनिंग, मैं अभी सुन रहा हूं। सो दिस एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ, अभी हो रहा है ये काम। ठीक है, सो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। लेकिन क्या ये ऐसा एक्शन है? अच्छा ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूस टेंस में जो एक्शंस होते हैं, सो दे आर टेम्परेरी इन नेचर। कोई भी एक्शन ऐसा नहीं कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखेंगे जो परमानेंट नेचर का हो। जैसे मैंने कहा आई एम लिसनिंग, क्या जीवन भर ऐसे ही रहूंगा मैं? नहीं, अभी सुन रहा हूं, थोड़ी देर बाद मैं किसी और चीज को सुनूंगा। ठीक है, आई एम टॉकिंग, अभी बात कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा। आई एम टीचिंग, अभी पढ़ा रहा हूं, थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा। आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, अभी खा रहा हूं, जीवन भर तो नहीं खाता रहूंगा, थोड़ी देर बाद बंद कर दूंगा। तो ये टेम्परेरी एक्शंस होते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि राधा और शीला जो है वो एक दूसरे को अभी जानती हैं, थोड़ी देर में भूल जाएंगे? नो करना, व्हेन वी नो समबडी वी नो समबडी, दैट्स इट। जब हम किसी को जानते हैं मतलब जानते हैं, उसमें टेम्परेरी होने का कोई सेंस है नहीं। अगर कोई सेंस नहीं है तो नो आपकी कैसी वर्ब कहलाएगी? स्टेटिव वर्ब कहलाएगी। अगर ये एक स्टेटिव वर्ब है तो इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लगा सकते, तो नोइंग वाला गलत हो जाएगा। अच्छा, बीन के बाद में कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती है, तो गलत हो जाएगा। हैड बीन नोन, बेटा बीन के बाद में थर्ड फॉर्म जब आती है तो ये पैसिव सेंस होता है। भाई ये खुद जानते हैं या कोई और जनवाता है इनसे? ये तो खुद इनके द्वारा एक्शन किया जा रहा है, तो ये तो पैसिव तो बिल्कुल नहीं चलेगा। एक ही ऑप्शन बचा, दे हैव नोन ईच अदर, वे एक दूसरे को जानते हैं। कब से मेरे भाई? सिंस दे वर चिल्ड्रन, जब वो छोटे छोटे बच्चे थे ना तब से जानते हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ पे दे नो ईच अदर नहीं लिख सकते? बेटा इंडेफिनिट टेंस हम तब लिखते हैं जब हमारे पास में, मतलब एक जनरल फैक्ट है, आई नो राधिका, मैं राधिका को जानता हूं, मैं ये नहीं बताया मैं कब से जानता हूं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं राधिका को 2010 से जानता हूं, सो आई हैव नोन राधिका सिंस 2010। तो अगर ये बता दिया ना कब से, तो फिर परफेक्ट टेंस आ जाता है, ना कि इंडेफिनिट। जैसे हम देखते हैं ना कि जब हम कॉन्टिन्यूस टेंस लिखते हैं तो वहां पर सिंस फॉर नहीं लगाते। सिंस फॉर लग जाए तो कॉन्टिन्यूस की जगह परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाता है। ऐसे ही अगर सिंस लग जाए तो इंडेफिनिट की जगह पे परफेक्ट टेंस आ जाता है। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, वेदर सी विशेस टू रिलोकेट टू मुंबई और कंटिन्यूज टू लिव हियर आर हर पर्सनल डिसीजंस। अब देखो दो ऑप्शन है। पहला, वेदर सी विशेस टू रिलोकेट टू मुंबई, वह मुंबई जाना पसंद करती है या कंटिन्यू करती है यहीं रहना। ये दो डिसीजन लेने या एक डिसीजन लेना है? देयर इज ओनली वन डिसीजन। डिसीजन ये है कि यहां रहना है या मुंबई रिलोकेट करना है। यू नीड टू चूज वन। छोड़ो रूल्स, डिसीजन कितने लेने हैं, कितने निर्णय लेने हैं? देयर इज ओनली वन डिसीजन। अगर वन डिसीजन है तो डिसीजंस होगा या डिसीजन? डिसीजन होगा। ये ऑप्शन गलत हो गया, नो सब्स्टिट्यूशन गलत हो गया। अच्छा, अगर डिसीजन एक है तो सब्जेक्ट एक बना। देखो पूरी, या तो एक चीज तो ये है या एक चीज ये है। अब हम ये जानते हैं जब और से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, तो वर्ब इसके हिसाब से लगाएंगे तो ये तो एक ही चीज है। अगर ये एक ही चीज है तो आर आएगा या इज आएगा? आप कहोगे सर जी इज आएगा, तो हैव तो वैसे भी नहीं आ सकता है। थर्ड ऑप्शन इज हर पर्सनल डिसीजन। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, अन्य वॉज अ इम्पैथ। इम्पैथ का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सामने वालों को बहुत अच्छे से, मतलब उसकी इंट्यूशन इतनी अच्छी हो जो कि सामने वालों के मन की भावनाओं को समझ सके। सामने वाले की शक्ल देख के बता दे कि इसको कोई दुख है, कोई इसका काट के। अन्य वॉज अ इम्पैथ, अन्य क्या थी? एक इम्पैथ थी। एंड हैड एक्यूरेट इंट्यूशंस, उसकी इंट्यूशंस जो उसकी फीलिंग्स होती थी, गट फीलिंग्स, ठीक है, रिगार्डिंग अदर पीपल्स फीलिंग, सो उसकी एक्यूरेट थी ये चीज। सो अन्य बीइंग अ इम्पैथ लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा यहाँ पे एन आ रखा है, होना चाहिए क्या? मतलब ए आ रखा है, होना चाहिए क्या? एन होना चाहिए, क्योंकि इम्पैथ के हिसाब से देखो वैसे इम्पैथी होता है, वैसे ही इम्पैथी आपका क्या है? नाउन है। वहीं से आपका एक और नाउन बन जाता है इम्पैथ। इम्पैथी वो क्वालिटी है,
लेकिन इम्पैथ वो पर्सन है जिसके अंदर इम्पैथी की क्वालिटी है, ठीक है। सो इज तो नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आगे हैड आ रखा है। अगर एंड के बाद पास्ट में तो एंड के पहले भी पास्ट में होगा, सो अगेन एलिमिनेट हो जाएगा। हैड एन इम्पैथ तो नहीं कहेंगे भाई, अन्य क्या है, एक इम्पैथ है, अन्य क्या है, एक इम्पैथ है, तो अन्य वॉज एन इम्पैथ, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आई लुक फॉरवर्ड सी यू सून। देखो, लुक फॉरवर्ड टू आपका पूरा फ्रेज होता है, लुक फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग, इसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लुक फॉरवर्ड टू, तो टू सीइंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिक्स फ्रेज है, ठीक है, फ्रेजेस होते हैं कुछ, लुक फॉरवर्ड टू, बी अकस्टम्ड टू, हैबिचुएटेड टू, ठीक है, गिवन टू, ये सब क्या है आपके, जिसमें टू प्रेपोजिशन होता है आपका, ठीक है, तो ये सब आपका आसान है, सिंपल है। नेक्स्ट देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले भाई एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि हमारा नया बैच अभी रिसेंटली आया था ये, और इसमें बहुत बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है, टेंस पढ़ा रहे हैं, इतना डिटेल में कहीं आपको नहीं मिलेगा, एक एक बात लॉजिक से मिलेगी। इलॉजिकल बातें आपने पूरा पेपर मैंने देखा, स्टेनो का पूरा पेपर मैंने करा दिया, कोई बात आपको मेरी इलॉजिकल लगी, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, आई कैन एक्सप्लेन दिस विथ लॉजिक, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज नॉन फाइनाइट वर्ब का है, जब नॉन फाइनाइट पढ़ाता हूँ तो बहुत लॉजिक से पढ़ाता हूँ इसको भी मैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। एक सिंगल चीज ऐसी नहीं मिलेगी जो कि इंग्लिश में आपको इलॉजिकल लगे। इफ यू वांट टू बी लॉजिकल एंड इफ यू वांट टू बी मिस्टर लॉजिकल, सो कम हियर एंड स्टडी, ठीक है, आओ पढ़ो, मजे लो यार, इंजॉय करो, जिंदगी इसीलिए तो दी है इंजॉय करने के लिए, बढ़िया से इंजॉय करो। और इंजॉय का मतलब जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में अल्कोहल का गिलास हो, आप अपने हाथ में पेन लेके भी इंजॉय कर सकते हैं। ये लोगों ने गलत फहमियां मतलब क्रिएट कर दी हैं लोगों के माइंड में कि अगर मतलब इफ यू नीड टू एंजॉय, आपके हाथ में इस तरीके से सिगरेट होनी चाहिए, नहीं, मैं अपने हाथ में पेन या मार्कर लेके भी ऐसे एंजॉय कर सकता हूं। आपको इस तरीके का माइंडसेट क्रिएट करना है, यू नीड टू क्रिएट दैट माइंडसेट फॉर योरसेल्फ यार, आपको खुद के लिए ये करके दिखाना है। एंजॉय करो, पढ़ाई को एंजॉय जिस दिन करने लग जाओगे, तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे से इसी तरीके से, सो आप हमारा रैंकर्स 18.0 बैच जरूर ज्वाइन करें, बहुत बढ़िया बैच है। अगर आपको चाहिए रिकॉर्डेड बैच, सो रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। ये बैच में आज ऑफर का लास्ट डे है, कल से इसकी फीस 999 हो जाएगी, और वीओडी की 699। अभी के लिए थोड़ा सा ऑफर चल रहा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने, तो उसके लिए भी हमारे ऐप पे, आरजी विक्रमजीत ऐप पे 1599 रुपए की फी में आपको पूरा कंप्लीट कॉम्बो बैच मिल जाता है। सो आप यहाँ भी आ सकते हैं, आइए बढ़िया से पढ़िए, फायदा उठाइए इस ऑफर का, और मजे से जिंदगी में सफलता की ओर कदम बढ़ा दीजिए। बाकी मेरे भाई, मैं आपको एक चीज और जो रिकमेंड करना चाहूंगा भाई, अगर आप बहुत लॉजिकली बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट बुक। मैं यार चैलेंज दे सकता हूं, आप किसी भी बुक से ना कंपेयर कर लेना। अगर आपको लगता है ना कि इस मास्टर की इस किताब में ये कमी है, तो यार मेरे सामने आ जाना, पूरे के पूरे बुक के पैसे वापस यार, लिटरली बता रहा हूं यार, मैंने इस बुक के अंदर ना अपना दिल निकाल के रख दिया था, कति दिल और जान। बाकी संजीवनी पे भी हमने अब की बार बहुत मेहनत करी है, एकदम रिफर्बिश कर दिया किताब को, और जो थर्ड एडिशन अभी जो आ रहा है 5 तारीख को शाम 7 बजे लॉन्चिंग है, 5th जैन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सो 5 जनवरी की आपकी लॉन्चिंग है, आप बुक को एक बार ट्राई करना, इसकी डेमो पीडीएफ भी डालेंगे हम, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा देख के। रामबाण की डेमो पीडीएफ आपने देखी होगी यार, क्या बुक है, मतलब आप चैप्टर देखोगे ना, इतनी खूबसूरती से जो लिखा है ना ग्रामर को, आप फैन हो जाओगे। मैं लिटरली बताता हूँ, जिस बच्चे के पास में, एक बार कमेंट में रिव्यू भी कर देना कि रामबाण कैसी किताब है, बाकी बच्चों के लिए, ठीक है। बाकी हमारी अदर बुक्स जैसे वो कैप प्रैक्टिस बुक है, या इंग्लिश फार्मूला बुक है फॉर रिवीजन, ठीक है, या सीजीएल की प्रैक्टिस के लिए सीजीएल वॉरियर है, ये भी अवेलेबल है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह, ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मेरे भाई, आप हमें इंस्टाग्राम भी परिवार हमारा 1 लाख से ऊपर का हो चुका है, इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, हमारा व्हाट्सएप चैनल रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, और प्रशांत की इंग्लिश, ये भी जरूर फॉलो करें, इन पे भी हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं आपको। बाकी मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगेगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का एक अभिन्न अंग जरूर बने। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।